है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बेटियां सुरक्षित हैं क्या? अगर योगी जी के राम राज में बेटियों का ये हश्र है तो वो राम राज सुननी चाहिए। अगर योगी के राम राज्य में दलितों का ये हश्र है तो वो राम राज नहीं चाहिए। हमें भीम राज का राज चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं राजनीतिज्ञ हूँ या फिर मैं पत्रकार हूँ। मैं पूरी तरह से पॉलिटिशियन, अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ तो मैं अपने आप को पॉलिटिक्स से जोड़ूंगा। मैं प्रवक्ता नहीं बनूंगा ना किसी पार्टी का। मैं प्रत्यक्ष रूप से पार्टी में हूँ और जितना भी दिन पत्रकारिता किया ईमानदारी से किया। दियों से आरएसएस से जैसी ताकतों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मेरी लाश भी समझौता नहीं करेगी उनके विचारधारा से। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के पाप का घड़ा भर चुका है। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने निरंकुश होकर अमानवीय तरीके से सरकार चलाई और कई एक्टिविस्टों को, पत्रकारों को जेल भेजा, कई बेगुनाह लोगों का इनकाउंटर करवाया, खास तौर पे दलित पिछड़ों का इनकाउंटर करवाया, किसानों का आंदोलन को नहीं चलने दे रहे हैं, प्रदेश भर में जितने भी आंदोलन हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी कुर्की करने का काम कर रहे थे। कि मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूँ, तेवर नहीं बदल रहा हूँ। मेरे तेवर वही होंगे बहुजन समाज के लिए और मनुवादियों के खिलाफ। मेरी जो लड़ाई है वो अंतिम सांस तक चलती रहेगी। मेरी लाश भी आखिरी मैं बोल रहा हूँ मरने के बाद भी। यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा है कि मेरी पत्नी, मेरे पिता, भाई, माँ, ये भी अगर आरएसएस बीजेपी का रुख करते हैं तो मैं इन्हें भी डिसोन कर दूंगा पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति पैदा हो गई है कि जो बेटियों के बाप हैं वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे उनकी बेटियां सुरक्षित रहे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने, उनकी पुलिस ने जिस प्रकार संरक्षण दे के रखा हुआ है बलात्कारियों को, या अब तो बलात्कारियों की बीवियों को टिकट भी देने लग गए हैं, जिन्होंने आकर मीडिया में कहा था कि मेरा पति बेगुनाह है। आंदोलन से सरकार झुकने वाली नहीं है। ये पुलिस का इस्तेमाल करके, एजेंसियों का इस्तेमाल करके तमाम मुकदमे, एनएसए, रासुका जैसे कानून लगाकर आपको बर्बाद करने, आपको प्रेशराइज करने की कोशिश। जय भीम, जय संविधान। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। 14 अप्रैल है, बाबा साहेब की जयंती है और आज इस मौके पे प्रशांत कनौजिया, जो पहले पत्रकारिता भी कर चुके हैं, आरएलडी ज्वाइन किए उन्होंने। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह रही कि ये राजनीति में आ गए पत्रकारिता छोड़कर। प्रशांत, बहुत बहुत बधाई आपको और आपको स्वागत है द मूक नायक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत, सबसे पहले तो बाबा साहेब की जयंती पर बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को भी बाबा साहब की और आपके समस्त दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है। आज समानता का दिन है, इक्वालिटी का डे है। और आज जो भारत खड़ा है ये आज उसी का दिन है। आज उसी के जननायक का जन्मदिन है, जिसने आधुनिक भारत की, मैं कहूँ मानवतावादी भारत की नींव रखी है। प्रशांत, आज का दिन ही तुमने क्यों चुना कि राजनीति में आज ही के तुम्हें जो है जाना चाहिए? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन सबसे बड़ा एक पर्व है हम सभी बहुजनों के लिए, सभी दलित समाज से आने, वंचित समाज से आने वालों के लिए। तो क्यों ना इस दिन को चुना जाए अपनी एक राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए। अब तक पत्रकारिता करते आ रहे थे, अब ज़रूरत लगा कि अब जिस तरह देश के अंदर पत्रकारिता का हनन किया जा रहा है तो उसे बचाने के लिए, या फिर उस फोर्थ पिलर को बचाने के लिए एक्टिवली पॉलिटिक्स में कुछ लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो कि मैंने निर्णय लिया है। और तो मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मैं राजनीतिज्ञ हूँ या फिर मैं पत्रकार हूँ। मैं पूरी तरह से पॉलिटिशियन, अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ तो मैं अपने आप को पॉलिटिक्स से जोड़ूंगा। मैं प्रवक्ता नहीं बनूंगा ना किसी पार्टी का। मैं प्रत्यक्ष रूप से पार्टी में हूँ और जितना भी दिन पत्रकारिता किया ईमानदारी से किया। और बाबा साहब का जन्मदिन इसलिए चुना है कि कल कभी अगर मेरे पैर डगमगाए इस सत्ता के राह में, तो मुझे हमेशा याद रहना चाहिए कि मैंने किस दिन को चुना था। और मुझे हमेशा वो बात हॉन्ट करती रहनी चाहिए कि बाबा साहब का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो उस नाम को बदनाम नहीं कर पाऊँ। और किसी भी तरीके से जीवन में कितने भी समझौते करने पड़े, पर मनुवादियों से, आरएसएस से जैसी ताकतों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मेरी लाश भी समझौता नहीं करेगी उनके विचारधारा से। प्रशांत, आरएलडी ही क्यों? बहुत सारी हमारे देश में पार्टीज़ हैं, कई जगह चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल ही क्यों आपने चुनी कि हमें इसी में जाना चाहिए? देखिए, हम इसमें देश के अंदर सबसे ज्वलंत मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा सबसे गंभीर बना हुआ है, वो है किसानों का मुद्दा। और दुनिया जानती है, या यूँ कहूँ कि दुनिया की तो बात छोड़ दें, अगर हम भारत की राजनीति के इतिहास की बात करें तो इसमें ये बात दर्ज है कि चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी वो किसानों के साथ वाली विचारधारा थी, किसानी वाली विचारधारा थी। अब इस देश के अंदर किसानों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तो एक एक्टिविज़म के माध्यम से तो एक प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल विल की भी आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार
100 दिन से ज़्यादा हो गए किसान ठंडी गर्मी सब बर्दाश्त करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये गूंगी बहरी सरकार उनको सुन नहीं रही है। तो इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना होगा, तभी जाकर किसानों को उनका अधिकार मिल पाएगा। तो मुझे लगता है आरएलडी चौधरी चरण सिंह से मैं बहुत पहले से प्रभावित हूँ। जितने भी सोशलिस्ट लीडर हों, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हों, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर तो हैं ही हैं एक तरीके से, पेरियार हैं, ज्योतिबा फूले हैं, महात्मा फूले हैं, ये सब प्रेरित करते हैं ना कहीं। तो चौधरी चरण सिंह की पार्टी है आरएलडी, और जयंत चौधरी चूँकि एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, तो एक कनेक्ट हो पाया बातचीत में। जो वेवलेंथ मैच होती है कि मेरे जो सजेशंस थे या फिर मेरे जो सुझाव थे वो उनको पसंद भी आ रहे थे और हम दोनों एक दूसरे की बात से कनेक्ट कर रहे थे। तो पॉलिटिक्स इज़ नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी, इट इज़ ऑल, वो इसमें भी मायने रखता है कि आपका तालमेल किस तरीके से नेता के साथ होता है। तभी तो हम अपने मुद्दों को, बहुजनों के मुद्दों को, दलितों के मुद्दों को मुखर होकर रख पाएंगे। हमें रामनाथ कोविंद थोड़ी ना बनना है। आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। अभी हाल ही में एक वीडियो क्लिप जो है जारी हुआ था, आपने देखा होगा, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो अपने ऑन कैमरा एक पत्रकार को गाली दे देते हैं। तो पत्रकार से आप राजनीति में आ रहे हैं, तो क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी पत्रकार की वो इज्जत नहीं रही जो होनी चाहिए? देखिए, ये उसी दिन शुरू हो गया था जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री जब बने, तो ये एनआई के लोगों ने उनके पैर छुआ सभी के सामने। वो वीडियो फुटेज सबके सामने सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उसके बाद से ही आपको समझ जाना चाहिए कि एनआई की क्या हैसियत है कि वो एक मुख्यमंत्री के पैर छू रहा है, वो भी भरी सभा के अंदर। तो पत्रकारों ने अपना स्तर खुद गिराया है। अब पता नहीं उनको क्या निजी लाभ मिलता होगा, पर मुझे लगता है कि इनको लगता है कि ये मुख्यमंत्री से बड़े क्लोज हैं, इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। पर मुख्यमंत्री ने जो इनके लिए शब्दों का प्रयोग किया, दरअसल मुख्यमंत्री ने सही प्रयोग किया। वो उनको वही समझते हैं जो उन्होंने कहा। और ये एक आई ओपनर भी है एनआई के लिए, स्मिता प्रकाश के लिए, जो गोदी जर्नलिज्म कर रही हैं फ़िलहाल, कि आपके पत्रकार गाली खा रहे हैं और आप करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, पता नहीं प्राइवेट प्लेन्स में घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपका वो अदना सा रिपोर्टर गाली खा रहा है। तो ये बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के पाप का घड़ा भर चुका है। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने निरंकुश होकर अमानवीय तरीके से सरकार चलाई और कई एक्टिविस्टों को, पत्रकारों को जेल भेजा, कई बेगुनाह लोगों का इनकाउंटर करवाया, खास तौर पे दलित पिछड़ों का इनकाउंटर करवाया, किसानों का आंदोलन को नहीं चलने दे रहे हैं, प्रदेश भर में जितने भी आंदोलन हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी कुर्की करने का काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ जनता देख रही है, तो जनता इनको जवाब देने जा रही है। साल भर की बात है, अगली गर्मी योगी आदित्यनाथ की बड़ी गर्मी में बीतने वाली है। आप पत्रकारिता करते हैं, उसके कुछ समय बाद आपको 2 बार जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि आप हर मुद्दे पे जो है मुखर होके बोलते हैं, मुखर होके लिखते हैं, बहुजन मुद्दों पर खासकर। तो क्या आपको लगता है कि आप जब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो उसी तरह जो है मुखर होके बोल पाएंगे हर तरह के मुद्दों पर? मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिक्स आपको दुर्बल बनाता है तो आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे सभी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बुरे लोग करेंगे, बेईमान लोग करेंगे, और कर रहे हैं। तो जनता भागती है, आज का युवा भागता है, नो वी डोंट वांट टू बी इन पॉलिटिक्स। तो इस तरीके की भावना नहीं आनी चाहिए, हमें इसे कीचड़ में उतर के चेंज करना पड़ेगा। और मैं पहले भी लोगों को कहा हूँ कि मैंने जो फेसबुक पोस्ट डाला है उसमें भी ये बात लिखी है कि मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूँ, तेवर नहीं बदल रहा हूँ। मेरे तेवर वही होंगे बहुजन समाज के लिए और मनुवादियों के खिलाफ। मेरी जो लड़ाई है वो अंतिम सांस तक चलती रहेगी। मेरी लाश भी आखिरी मैं बोल रहा हूँ मरने के बाद भी, यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा है कि मेरी पत्नी, मेरे पिता, भाई, माँ, ये भी अगर आरएसएस बीजेपी का रुख करते हैं तो मैं इन्हें भी डिसोन कर दूंगा पूरी तरीके से। मैं इतनी बड़ी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरी जो लड़ाई है वो बिल्कुल भी समझौता करने वाली लड़ाई नहीं है, और मैं अपने आउटस्पोकननेस के लिए जाना जाता हूँ, तो वो बरकरार रहेगा। आपकी बातों से तो जाहिर होता है कि आप आगे चल के बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो क्या ऐसा होगा कि आप आरएलडी के अलावा कोई और दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं? ये बहुत हाइपोथेटिकल सवाल है कि फिलहाल आरएलडी के अलावा क्यों कोई दूसरी ज्वाइन करेंगे। अगर आरएलडी किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर जैसे लड़ रही है वैसे लड़ती रहेगी, तो क्यों किसी और दल में जाने की आवश्यकता है। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप दूसरी जगह क्यों जाएंगे। लोगों का मोह भंग तब होगा ना जब कभी गठबंधन ऐसे दलों से हो जाए जो मनुवादी हों, या फिर ऐसे दलों से समझौता हो जाए जो मनुवादी हों। तो मुझे तो नहीं लगता जयंत चौधरी जी इस तरीके की चीज़ें कोई करने जा रहे हैं। आप जिस तरह की एक इमेज बनाकर चलते हैं, एक दलित पत्रकार और एक दलित एक्टिविस्ट, अभी बीच में आप पे आरोप भी लग रहे थे कि आप एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के जब आरएलडी को क्या फ़ायदा होने वाला है आपके जाने से उसमें?
नहीं, मेरे जाने से कोई फ़ायदा हो ना हो, पर मुझे लगता है कि आरएलडी का एक अप्रोच है दलितों को लेकर साथ में काम करने का। उसी कड़ी में हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अक़लियत के लोग, मुसलमान समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ा जाए। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो हरित प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो भाईचारा की बात करता था, जो कहता था कि 36 बिरादरी एक बिरादरी है यहाँ, वो सारी चीज़ें बदल गई और फिर हिंदू मुस्लिम हो गया। फिर लोग कहने लगे कि मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं जाट, ये इस तरीके की भावना देश को तोड़ने का काम करती हैं। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते थे, बात चौधरी चरण सिंह भी कहते थे, और ये भी कहते थे कि इस देश के बंटवारे का कारण जातिवाद था। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, वो कहते थे कि जो मुसलमान थे उनको लगा कि हिंदू समाज का एक तबका अपने ही लोगों के साथ इतना भेदभाव करता है, तो उनके साथ किस तरीके का भेदभाव करेगा। तो ये भावना ने एक तकसीम के, एक बंटवारे के विचार को जन्म दिया। तो मुझे लगता है कि उस विचारधारा के खिलाफ वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी, और मुझे लगता है कि हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव में आप कहीं से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये तो पार्टी निर्णय लेगी, ये मैं निर्णय नहीं ले सकता। अगर पार्टी चाहेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे। और फिलहाल तो ना मैंने कोई ऐसी इच्छा जाहिर की है कि मुझे चुनाव लड़ना है, और ना ही मैंने ऐसा कुछ तय किया है कि मुझे चुनाव आगे लड़ना होगा कि नहीं लड़ना होगा। ये जनता तय करेगी, ये कार्यकर्ता तय करेंगे, पार्टी के नेता तय करेंगे। अगर पार्टी चाहेगी तो हाँ, पार्टी नहीं चाहेगी तो नहीं। आपने कोई रोड मैप बनाया है कि हमें जो पार्टी में जाके क्या करना चाहिए, जो दूसरी तरफ का वोट है वो हमारी तरफ आए, और जो एक एजेंडा सेट है उसको तोड़ा जाए? देखिए, लोग भ्रमित हुए हैं। युवा जो है उन्हें धर्म की चाशनी पिलाकर बीजेपी ने, मतलब मैं बीजेपी का धर्म कह रहा हूँ, बाकी लोगों का धर्म हो सकता है, अपना फॉलो करो, संविधान इजाज़त देता है। आप अपना धर्म अपने घर में फॉलो करिए, देश को उससे कोई लेना देना नहीं। और स्टेट को एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए रिलीजन के साथ। रिलीजन आपका पर्सनल फेथ हो सकता है, पर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। तो युवा को ये समझाने की आवश्यकता है कि रोज़गार जो है वो प्राथमिकता दें, और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दें, और किसानी को प्राथमिकता दें। इन सारी प्राथमिकता अगर ये बचेगा तभी देश बचेगा। देश ही नहीं रहेगा तो आप कौन से धर्म का पालन करोगे, आप किस धर्म को लेके चलोगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ये स्थिति पैदा हो गई है कि जो बेटियों के बाप हैं वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे उनकी बेटियां सुरक्षित रहे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने, उनकी पुलिस ने जिस प्रकार संरक्षण दे के रखा हुआ है बलात्कारियों को, या अब तो बलात्कारियों की बीवियों को टिकट भी देने लग गए हैं, जिन्होंने आकर मीडिया में कहा था कि मेरा पति बेगुनाह है। तो मुझे लगता है कि ये एक आई ओपनर है युवाओं के लिए भी, कि देखिए, आप कटोरा लेके हमें भीख नहीं मांगना है। हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश पर राज करना चाहते हैं। हमें ये लोग आपस में लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम ये जातिवाद फैलाकर देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हम उस भाईचारे के फैब्रिक को वापस जोड़ने का काम करेंगे, जो भाजपा ने 2013 से तोड़ दिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप 2 बार जो है जेल में रहकर आए, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें लिखी जो एक सरकार के व्यक्ति को पसंद नहीं आई या उनके लोगों को पसंद नहीं आई। सबसे ज़्यादा जेलों में आदिवासी, दलित समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं बंद हैं, और ये ऐसा हम नहीं, एनसीआरबी का डेटा कहते हैं। तो क्या आपकी कोई ऐसी योजना भी है जो लोग बंद हैं उनके लिए आप कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। जब मैं कह रहा हूँ मैं दलितों के लिए काम करने जा रहा हूँ, और मैं मज़दूरों के लिए काम करने जा रहा हूँ, मैं आदिवासियों का अक़लियत के लिए काम करने जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो लोग तो इससे अलग नहीं हो जाते। वो लोग जेल में बंद हैं और उन्हें किसी भी तरीके की कानूनी मदद नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जेल के अंदर प्रताड़ना होती है जाति आधारित। तो उन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, और अगले साल हमारी सरकार बन रही है, और सरकार बनने के बाद अवश्य इस पर निर्णय लेंगे। और यकीनन मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि दलितों को जेल के अंदर लीगल एड, और अच्छा बेहतर लीगल एड मिले, इस पर मेरी प्राथमिकता होगी काम करने की। अभी आपने थोड़ी देर बाद कहा कि जो बीजेपी एक एजेंडे पे चलता है उस पे बात करते। कल ही एक फ़ोटो वायरल हुई थी, क्योंकि आरएलटी और सपा गठबंधन के साथ लड़ रही हैं, तो उसमें अखिलेश यादव जो है शंकराचार्य के पैर छूते हुए नज़र आते हैं। तो आपको क्या लगता है इससे बहुजन किस तरह से जुड़ेगा? जो शंकराचार्य आरक्षण के खिलाफ बोलते रहते हैं, दलितों के खिलाफ बोलते रहते हैं, उससे बहुजन कैसे जुड़ पाएगा? देखिए, बहुजन तो अब बहुजन में भी जो आप देखेंगे, सिर्फ अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए, आप 85% बहुजन को देखिए, वो भी किसी न किसी साधु शंकराचार्य का पैर ही छू रहे हैं रोज। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो लोगों के अंदर एक चेतना जाग रही है धीरे धीरे। आप सडनली नहीं मान सकते ना कि कल 3 साल पहले वो नवरात्रि का व्रत रख रहा था और अचानक से दिन वो बौद्ध बन जाए। चेतना डेवलप हो रही है, और अखिलेश यादव का वो निजी मामला है। वो शंकराचार्य के पैर छुएं, वो किसी और साधु के पैर छुए, मौलाना के साथ गले मिले, वो क्या लेना दे रहा है? अगर उन्होंने बयान दिया कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं,
अगर उन्होंने बयान दिया हम दलितों के खिलाफ हैं तो उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा, उनके खिलाफ मुखर होकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने तो इस तरीके का बयान नहीं दिया। उनका क्लियर स्टैंड है कि आबादी के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। तो उस बात का हम स्वागत करते हैं। अब शंकराचार्य के पैर छुएं या किसी मजार पे चादर चढ़ाएं, वो उनका पॉलिटिकल मामला हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश के लोग जो हैं भावनाओं से बहुत जुड़े हैं, जिसमें धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या आगे चल के उस तरह की रणनीति भी अपनाई जाएगी जो बीजेपी करती है और धर्म के आधार पर खेलती है? नहीं, बीजेपी ये चाहती है कि धर्म के आधार पर सभी खेलें। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, धर्म आपका निजी मामला है। धर्म इस बीजेपी 1980 में बनी है, 6 अप्रैल 1980 में। क्या 1980 से पहले लोग व्रत नहीं रखते थे क्या? 1980 से पहले लोग गणेश उत्सव नहीं मनाते थे क्या? विश्वकर्मा पूजा नहीं करते थे क्या? या छठ पूजा नहीं करते थे क्या? क्या बीजेपी के 40 साल आने पे ही उनको लगा कि हिंदू खतरे में है? इतने साल मुगलों ने राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया, फिर भी तो हिंदू धर्म एकदम फला सब पनपा। सारे संसाधन उनके पास हैं, सारे मंदिर के ट्रस्ट उनके पास हैं, सारे ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग बैठे हुए हैं, अपर कास्ट के लोग। तो कैसे कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में? तो ये बीजेपी हेट मॉन्गरिंग पॉलिटिक्स करती है। और बीजेपी के रास्ते पे मतलब जिस तरह बीजेपी चाहती है उस तरीके से तो कोई नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी पूजा पद्धति फॉलो करने का अधिकार है, अंततः उसकी पूजा पद्धति किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। आखिरी 2 सवाल, आरक्षण और संविधान खतरे में असल में तो आरक्षण और संविधान को किस तरह से बचाया जा सकता है? देखिए, आरक्षण और संविधान खतरे में है और उसको एक ही तरीके से पॉलिटिकल विल से बचाया जा सकता है। आंदोलन से सरकार झुकने वाली नहीं है। ये पुलिस का इस्तेमाल करके, एजेंसियों का इस्तेमाल करके तमाम मुकदमे, NSA, रासुका जैसे कानून लगाकर आपको बर्बाद करने, आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है कि समान सोच वाले लोग एक साथ आएँ और इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकें। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम राम राज्य बनाएंगे, तो उस राम राज्य का क्या तोड़ है? क्या आप भी उस राम राज्य को बनाना चाहेंगे या आप किस तरह का राज्य बनाना चाहेंगे अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो? देखिए, उत्तर प्रदेश में राम राज बने या कौन सा राज बने, मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बेटियां सुरक्षित हैं क्या? अगर योगी जी के राम राज में बेटियों का ये हश्र है तो वो राम राज सुननी चाहिए। अगर योगी के राम राज्य में दलितों का ये हश्र है तो वो राम राज नहीं चाहिए। हमें भीम राज का राज चाहिए। ये बहुत अच्छा कहा प्रशांत कनौजिया ने कि उन्हें राम राज्य नहीं भीम राज्य चाहिए, जिसमें महिलाओं का सम्मान हो, दलितों का सम्मान हो, और ना बल्कि दलित हर उस इंसान का सम्मान हो जहां मानवता मानी जाती है। तो हमारे साथ प्रशांत कनौजिया थे और अब ये RLD से जुड़ चुके हैं। आने वाले समय में देखते हैं, क्या पता ये चुनाव भी लड़ें और किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।